विकास जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से काम कर रहा है, जैसा शीतल जी ने भी कहा कि आधे अधूरे फैसले, आप बोलते तो हो कि राम मंदिर की जगह पर कोई वहां पर वो नहीं था और उसको गिराना एक अपराध है, और फिर उसको जस्टिफाई भी कर देते हो, मंदिर बनाने को भी कह देते हो। धारा 370 में कितनी खामियां हैं और किस तरह से उसका विभाजन किया गया, उसका उसको डाउनग्रेड किया गया स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाकर। ये तमाम चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करती है। आप क्या कहेंगे, नरीमन साहब ने जो कुछ कहा है, कितना चिंता की बात है ये? मुकेश जी, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद स्वर बदले हुए होते हैं। और जिस वक्त आप कुर्सी पे विराजमान होते हैं और सच में आप निर्णायक डिसीजन ले सकते हैं और एक बदलाव की स्थिति में आप उस पोजीशन पे होते हैं, उस वक्त कार्य करना एक अलग बात आती है। जैसा कि शीतल जी ने शुरुआत में कहा कि पहली कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 4 जजेस बाहर आए, तब एक उम्मीद बढ़ी, लेकिन उसके बाद वो एक इतिहास बन के रह गया। उसके बाद के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए और वो किस पॉलिटिकल पार्टी में गए, ये सबके सामने ही है। महाराष्ट्र का उदाहरण भी आपने लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना स्टे के लिए गई, उस वक्त नहीं देखा गया, और जब सरकार बदल गई उसके बाद आपने जजमेंट दिया कि गवर्नर को बायपार्टिसन होना चाहिए, स्पीकर का रोल। लेकिन जब चीज ही, वाटर हैज ऑलरेडी फ्लोन अंडर द ब्रिज, उसके बाद आप अगर जजमेंट लेकर के आ रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो आई, उसके बाद उनके पास इनकम टैक्स रेड हुई, लेकिन उससे पहले हाथरस के जो रेप विक्टिम के केसेस को कवर करने के लिए जर्नलिस्ट आए, उनके खिलाफ यूएपीए लगा दिया और 3-3, 4-4 साल तक उनको बेल नहीं दी गई। जो पर्सनल लिबर्टी की बात, अगर एक न्यूज एडिटर आता है और वो हाई कोर्ट से नीचे की प्रक्रिया ना करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसको बेल मिलती है, और आप पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, और तमाम जर्नलिस्ट अगर वो एक हाथरस के केस को कवर करने जाते हैं और आप उन पे यूएपीए लगा करके उनको 4-4 साल तक बेल नहीं देते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा विरोधाभास है। आप जिस वक्त आप कुर्सी पे हैं, जिस वक्त आप न्यायमूर्ति हैं, रिटायर्ड नहीं है, और आप उस क्षमता में हैं कि आप बदलाव परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, तो मुझे लगता है उस वक्त कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात विकास इलेक्शन, जी, ये तो ठीक बात है, आपका कहना ठीक है कि जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं, जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठे होते हैं, तब न्याय भी करें और ये भी बोलें कि न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर बात समझ में आती है। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद भी, अब वो तो हमेशा तो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब जो फैसले कर रहा है उस पर भी टिप्पणियां होंगी और उस पर टिप्पणियां की जा रही हैं। धारा 370 को जिस ढंग से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें बहुत सारे लूप, सारे जो विधि विशेषज्ञ हैं सब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बस सोया हुआ है। नहीं, अगर आप नरिमन जी का ये इंटरव्यू, जो उनकी पब्लिक स्पीच है उसको सुनेंगे, उन्होंने 370 पे ज्यादा नहीं कहा है। उन्होंने प्रक्रिया पे कहा है कि 356 में 356 जो लगाया, उसमें आप अगर इसका विभाजन करके यूनियन टेरिटरी आपने बना दिया तो आपके पास इंडेफिनेट पीरियड हो गया। नहीं तो अगर स्टेट रहता, स्टेट पे एक 356 डिसमिस करके, तो आप 1 साल से ज्यादा उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे और आपको इलेक्शन करना पड़ता। उनका ये भी कहना है कि अगर आप 30 सितंबर तक की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है कि आप इलेक्शन कराइए, और सॉलिसिटर जनरल ने यह अश्योरेंस दे दिया कि स्टेटहुड वापस रीइंस्टेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आज 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजन हो चुका है। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार रहेगी मई के बाद या नहीं रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात है, सॉलिसिटर जनरल के अश्योरेंस पे कोर्ट काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई इलेक्टेड, वो सॉलिसिटर जनरल उस स्थिति में ही नहीं है कि वो कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दे सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है। एक मैं इंपॉर्टेंट बात पे बहुत टच करना चाहूंगा, जो इलेक्शन कमीशन की बात, जो ऑर्डर में आई कि आप इसकी उसी तरह से करिए जिस तरह से सीबीआई की नियुक्ति होती है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो। और आज सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा और राज्यसभा में पास किया, और जो बहुत जल्द ही कानून बन जाएगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे आघात जरूर करेगा, क्योंकि जिस तरह से नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था,
और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आप उनकी इंडिपेंडेंस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उसी तरह अगर आप इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा सरकार के हाथ में आ जाएगा तो उस इलेक्शन कमीशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खाली इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। अगर किसी स्टेट में कोई लेजिस्लेटर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन पे सुनवाई आती है। तो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनकर के सामने आती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।